बैटरी चार्जर कैसे कार्य करता है और इसकी कार्य प्रणाली क्या है। तो सबसे पहले हम इसके सर्किट डायग्राम के बारे में समझेंगे। तो जैसा पहले आपको क्लास में बताया है कि इसमें सबसे पहले 220 वोल्ट की सप्लाई और ये एसी के लिए ऑन ऑफ स्विच और फ्यूज लगाया गया है। फ्यूज हमेशा इसकी सीरीज में लगाते हैं। एसी सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है, इसके लिए इंडिकेशन लगाया गया है कि एसी सप्लाई स्विच ऑन करने के बाद एसी सप्लाई अवेलेबल है कि नहीं है। फिर ये एसी सप्लाई इस रोटरी स्विच, जो ये हमारा रोटरी स्विच लगा हुआ है, इसके थ्रू प्राइमरी वाइंडिंग की विभिन्न टाइपिकों में कनेक्ट होती है। न्यूट्रल की सप्लाई सीधी कनेक्ट हो गई और फेज की सप्लाई इस रोटरी स्विच के माध्यम से ट्रांसफार्मर की अलग अलग टाइपिंग में कनेक्ट हो जाती है। तो इसमें जब भी हमारी कम टाइपिंग वाली सप्लाई कनेक्ट होगी तो उस समय यहां पर वोल्टेज ज्यादा आएगी। क्यों ज्यादा वोल्टेज आएगी? क्योंकि उस समय इसकी नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो और इसकी नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो में अंतर आ जाता है। जैसे जैसे ये सप्लाई का कनेक्शन रोटरी स्विच के माध्यम से हम ऊपर वाली यानी ज्यादा वाइंडिंग में कनेक्ट होते जाएंगे तो यहां पर वोल्टेज उतनी कम होती चली जाएगी। ठीक, तो ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की अगर हम प्राइमरी टाइपिंग को देखें तो प्राइमरी टाइपिंग में जितनी कम कॉइल कनेक्ट होगी यहां पर वोल्टेज उतनी ज्यादा आएगी। इसकी कॉइल जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स में कनेक्ट होगी तो यहां पर वोल्टेज उतनी कम आएगी, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी का जो रेशियो, नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो है, वो परिवर्तित रहता है। इसके बाद ये सेकेंडरी वाइंडिंग से हमारा ब्रिज रेक्टिफायर जुड़ा हुआ है। इस ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड हैं, D1, D2, D3, D4। तो इनमें दोनों साइकिल्स में धारा इस तरीके से प्रवाहित होती है, जो एसी की फर्स्ट हाफ साइकिल और सेकंड हाफ साइकिल, दोनों साइकिल्स में ये दो डायोड कंडक्ट करते हैं। तो इसमें दोनों साइकिल्स के माध्यम से विद्युत धारा का प्रवाह होके इसमें हमें पल्सेटिंग डीसी इसके आउटपुट में मिल जाती है। और ये पल्सेटिंग डीसी को हमें फिल्टर करने के लिए यहां पर हमने क्या लगा रखा है? कंडेंसर। ये कंडेंसर इलेक्ट्रोलाइट कंडेंसर हैं। इनमें पोलैरिटी का हम विशेष ध्यान देते हैं। फिर इसके आउटपुट में हमने वोल्ट मीटर लगा रखा है कि जिससे हमें डीसी वोल्टेज पता हो जाती है। यहां पर प्राइमरी में जो आ रही है वो 220 वोल्ट एसी आ रही है और सेकेंडरी में हमारी कम वोल्टेज की एसी सप्लाई आ रही है। परंतु रेक्टिफायर के बाद हमें पल्सेटिंग डीसी और इस कंडेंसर के माध्यम से, इलेक्ट्रोलाइट जो कंडेंसर लगे हुए हैं, इसके माध्यम से हमारी जो डीसी है वो शुद्ध डीसी मिलने लगती है। और इसके आउटपुट में जो लगा हुआ है ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है और करंट कंट्रोल करने के लिए ये क्या लगा हुआ है? जो फ्यूज लगा हुआ है कि जिससे हमारा करंट कंट्रोल हो जाए। और ये आउटपुट के लिए यहां पर एलईडी लगा हुआ है जिसके सीरीज में रेजिस्टेंस है, तो इससे ये पता चलता रहता है कि इसमें आउटपुट आ रही है या नहीं आ रही है। इसके बाद इसके नेक्स्ट आउटपुट में एक स्विच लगा होता है कि जिससे ये रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाता है या ये रेजिस्टेंस बाईपास हो जाता है। जब हमें ज्यादा करंट से चार्ज करना होता है तो ये रेजिस्टेंस बाईपास हो जाता है, और जब हमें कम करंट से चार्ज करना होता है तो ये रेजिस्टेंस इसके सीरीज में आ जाता है और यहां पर हम बैटरी को कनेक्ट कर देते हैं। अब आप देखिए, हम इस ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। ये ट्रांसफार्मर क्या है? सिंपल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन का मतलब कि इसकी प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। प्राइमरी में वोल्टेज ज्यादा होती है और सेकेंडरी में वोल्टेज कम। तो जैसे कि बताया आप लोगों को कि ट्रांसफार्मर केवल ट्रांसफार पावर को, जो आने वाली इसकी प्राइमरी पावर को सेकेंडरी में ट्रांसफर करता है, यानी ये पावर को घटाता बढ़ाता नहीं है।
केवल वोल्टेज और करंट को घटाता बढ़ाता है। तो यहां पर हमें 220 वोल्ट है, तो यहां पर क्या है, देखिए तारें पतली दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही आपको, इसका मतलब यहां पर करंट कम है। तो वोल्टेज ज्यादा करंट कम, तार पतली। सेकेंडरी वाइंडिंग में आप देखते हैं कि इसकी तारें मोटी हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर करंट ज्यादा है और उसी हिसाब से यहां पर वोल्टेज कम हो जाती है, क्योंकि हमें करंट ज्यादा लेना है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई कि ट्रांसफार्मर पावर को ट्रांसफर करता है। यहां पर बल्कि थोड़ी बहुत इसका लॉस हो जाता है, जो बाइंडिंग और हीटिंग कॉपर लॉसेस वगैरह हैं, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि ऑलमोस्ट ये पावर को ट्रांसफर करता है। वो हमारी सुविधा के अनुसार है कि इसमें प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से वोल्टेज को हम घटा बढ़ा सकते हैं। उसके हिसाब से हमें करंट का ध्यान देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी में अगर वोल्टेज ज्यादा है तो क्या रहेगा, करंट कम। तो वोल्टेज और करंट का गुणनफल प्राइमरी का तथा सेकेंडरी में करंट और वोल्टेज का गुणनफल लगभग बराबर ही आएगा। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें वोल्टेज ज्यादा तो करंट कम, तार पतली, इसमें वोल्टेज कम करंट ज्यादा और तार मोटी। तो इस तरीके से आपको यह स्पष्ट हो गया कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या अंतर है और तारों का गेज क्या होता है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स स्टेप डाउन में कम रहेंगे और तार का गेज मोटा रहेगा। अब ये देखिए यहां पर ये हाई करंट के लिए ये आपके 4 ब्रिज रेक्टिफायर लगाए गए हैं, जिनका की कनेक्शन इस डायग्राम के अनुसार होता है। जैसे मैंने बताया आपको कि एक बार में जब एक साइकिल आती है तो उसमें 2 डायोड और दूसरी साइकिल में दूसरे 2 डायोड कंडक्ट करते हैं। और ये आपका कंडेंसर है, इलेक्ट्रोलाइट कंडेंसर है, ये पैरेलल में लगे हुए हैं। इसके द्वारा हम अशुद्ध डीसी को शुद्ध डीसी में परिवर्तित कर देते हैं। इसके बाद ये जो हमने दिखाया है आपका रोटरी स्विच, इससे प्राइमरी जो आपको बताया था कि प्राइमरी वाइंडिंग्स के परिवर्तन करने से इसके सेकेंडरी में कितना अंतर आता है, तो वो ये रोटरी स्विच के माध्यम से हम इसके वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं। ये आपका स्विच है, जिस स्विच के माध्यम से ऑन ऑफ स्विच के माध्यम से आपकी जो सप्लाई है एसी सप्लाई, वो इधर आप देखिए फ्यूज लगा हुआ है और फ्यूज के माध्यम से रोटरी स्विच के माध्यम से होते हुए इसके प्राइमरी वाइंडिंग में चली जाती है। सेकेंडरी वाइंडिंग से सीधा कनेक्शन इसका ब्रिज रेक्टिफायर से है और इसका आउटपुट कंडेंसर के माध्यम से हमारा इसके सीरीज में फ्यूज लगा होता है और इस फ्यूज से आउटपुट में वोल्ट मीटर लगा रहता है। तो वोल्ट मीटर की हमें पोलरिटी का ध्यान देना पड़ेगा, तो जिसके हिसाब से हमारी ये वोल्टेज आ जाएगी। उसके साथ साथ हमारा करंट मीटर है, जिससे कि हमें पता चलता रहता है कि करंट मीटर में ये रीडिंग आती रहती है कि ये कितना करंट से चार्ज होता रहता है। तो ये देखिए इधर यहां पर आपका जो ये वोल्ट मीटर है, तो इसकी देखिए रीडिंग 0 से लेकर के आपका 50 वोल्ट है। तो इसका मतलब ये है कि ये 50 वोल्ट तक की रीडिंग दे सकता है। इसके जो वोल्ट मीटर की कॉइल होती है तो इसमें बहुत ही करंट फ्लो होता है, तो इसके लिए हमें सीरीज में एक रेजिस्टेंस भी लगाना पड़ता है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस लगा रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें जितना करंट मैक्सिमम, इसको डिफ्लेक्शन के लिए कहते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो जो कंपनी के द्वारा इसकी कॉइल होती है उसमें इसकी रेटिंग होती है कि कितने मिली एम्पियर में ये पूरी सुई घूम जाएगी, उसको कहते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो हमें जितनी वोल्टेज रेटिंग है उससे ज्यादा का मीटर यहां पर लगाना चाहिए, ताकि पता चल सके कि ये वोल्टेज अब कम है या ज्यादा है। अदरवाइज अगर आप 50 वोल्ट का है, अगर उसमें 50 वोल्ट का ही मीटर लगाएंगे तो जैसे वोल्टेज 60 या 65 वोल्ट होगी तो वो सुई वहीं पर ही अटकी रहेगी और आपको ये पता नहीं चलेगा कि वोल्टेज बढ़ गई है। तो इसलिए हमेशा वोल्ट मीटर हो या करंट मीटर हो, उसकी रीडिंग मीटर में ज्यादा शो होनी चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि ये वोल्टेज या करंट अब इस लिमिट से ज्यादा हो रहा है। तो ये देखिए यहां पर जो करंट का चार्जर है ये भी 15 एम्पियर और ये 7.5 एम्पियर, 2 टाइपिंग इसमें दी हुई है, 2 प्रकार की रीडिंग, तो ये शो करता है। तो सेम जिस तरीके से इसमें
करंट इसकी कॉइल में बहता है, उसी तरह से फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए इसमें भी करंट बहता है, जिसमें कि हम हाई पावर वाला एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, उसके वोल्टेज ड्रॉप के हिसाब से यहां पर रीडिंग आती रहती है। क्योंकि इसकी जो कॉइल होती है, मीटर की कॉइल, इसमें अधिक करंट सहने की क्षमता नहीं होती है, तो इसके लिए हम इसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगा के मीटर के और उसकी करंट रीडिंग के अकॉर्डिंग इसमें हम आउटपुट मेजर कर लेते हैं। ये डीसी का फ्यूज लगा हुआ है, तो इससे ये पता चल जाता है कि अगर आपका ये फ्यूज उड़ गया है तो उसमें इंडिकेशन भी आ जाएगा कि इसका फ्यूज उड़ गया है, तो इसको देख सकते हैं। ये आपका ऑन ऑफ स्विच है, ये एसी सप्लाई का इंडिकेशन है, जिससे पता चलता है ऑन करने के बाद एसी सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। और ये आपके बैटरी से कनेक्ट करने के लिए डीसी आउटपुट टर्मिनल है, जिससे कि आपका यहां से आउटपुट इसकी डीसी वोल्टेज बैटरी में चली जाती है। और ये हमारा जो स्विच है ये ज्यादा रेट या कम रेट से चार्ज करने के लिए, जिसमें कि मैंने आपको पिछले बताया था कि ये रेजिस्टेंस को बाईपास करने के लिए काम में आ जाती है कि कम करंट से या ज्यादा करंट से चार्ज करना है। तो ये आपका बैटरी चार्जर का वर्किंग कार्यप्रणाली हमने समझाया। थैंक यू।